फिर काम हो गया है। तो ये जो अपना लेक्चर है कल तक जो कंप्लीट हो गया था, ये अब नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो इसको मैंने करवा दिया था, फिर ये फिर से बंद हो गया, तो फिर देखते हैं, अभी कोई सोल्यूशन देखते हैं। तो अब अपने इसको दोबारा से करेंगे, ठीक है। और जो इसके नोट्स हैं वो कल ही जो पीडीएफ दी थी उसके साथ ही मैंने अटैच कर दिए हैं, ठीक है। 8 नंबर लेक्चर के जो नोट्स हैं ऑप्टिक्स के, वो वाले, ठीक है। तो अपन बात क्या कर रहे थे, अपने बात कर रहे थे कि जब आप लाइट को इंसिडेंट करवाओगे, अपने रिफ्लेक्टेड जो रेज होंगी उससे जो इंटरफ्रेंस पैटर्न बन रहा था उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप जो रे इंसिडेंट करवाओगे इसके ऊपर, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर अपने डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई एंगल 0 होगा तो आर भी 0 होगा, ठीक है। ये रेज है जो सीधी जाएगी, सीधी जाकर इसमें केवल यहाँ पर अपवर्तन होगा और परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें होगी। तो रिफ्लेक्शन के कारण वेव इधर जाएगी, रिफ्लेक्शन के कारण अपवर्तन के कारण जो वेव जाएगी वो नीचे वाली सरफेस से टकराकर वापस रिफ्लेक्शन दोबारा से शो होगा और यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर अपने पास इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा, ठीक है। जिस जगह पे ये इंसिडेंट रे है जो टकरा रही है, इस जगह पर जो ये आपके पास कटोरा है और नीचे वाली शीट है, ठीक है, ये थीटा एंगल होता है, ठीक है, जो वेज शेप की तरह बन रहा है ना ये, ठीक है। तो ये फिल्म है भी, ठीक है, वायु की फिल्म होगी इसके अंदर, और इस पॉइंट से यहाँ तक ये टी मोटाई है भी वेज की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टी मोटाई है इस वेज की, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखो हमने वेज फिल्म के लिए फॉर्मूला देखा था जो कि होता है डेल्टा 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस आर, ठीक है। और जो इसके अंदर अपने इंसिडेंट रे सीधा आई बराबर 0 है तो आर बराबर भी 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा 2 म्यू टी कोस थीटा, ठीक है। आर तो 0 है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो थीटा इसका फन कोण है या वेज एंगल है, ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है, या फन कोण या वेज एंगल, ठीक है। तो ये बहुत ही कम लेते हैं अपन, ठीक है। मैंने बताया था ना इसकी रेडियस है ना बहुत ज़्यादा लेंगे ताकि ये फिल्म है जो बहुत पतली बने, तो इस कारण ये कोण भी बहुत छोटा होता है, तो इसको अपने नेग्लिजिबल मान लेते हैं थीटा को, ठीक है, लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं थीटा को। तो फिर कोस है ये पूरा ही हो जाएगा आपके पास, कोस 0 बराबर 1, ठीक है, तो 2 म्यू टी बचेगा। उसके बाद अपन क्या करते हैं, स्टोक का नियम अपने को पता है, स्टोक के नियम से एक्स्ट्रा जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है लैम्डा बाय 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो प्रकाश किरण होगी ये वाली सीधी जाएगी सघन माध्यम से विरल पर जाकर परावर्तित होगी, कोई पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, बस अपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस होगी। दूसरी जो प्रकाश किरण है ये इसमें से निकलकर नीचे वाली प्लेट पर टकराकर जब ऊपर की तरफ मुड़ेगी, तो इस जगह पर नीचे वाली प्लेट पर टकराकर P2 प्लेट है ना, ये जो P2 प्लेट है, ठीक है, ये डायग्राम बनाया मैंने इधर, तो P2 प्लेट पर टकरा के जब वापस मुड़ेगी तो इस जगह पर अपने पास जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाएगा वो लैम्डा बाय 2 का आएगा, ठीक है। लैम्डा बाय 2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हमने यहाँ पर जो माइनस कर दिया है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस टोटल कितना हो जाएगा 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2, ठीक है। यहाँ पर देखना भी पहले वाले डायग्राम को मैंने थोड़ा सा इसको किया था जब अपने यहाँ पर इसको समझा रहा था, तब मैं एस प्रकाश सोर्स है, ठीक है, और इसको इस तरीके से प्रकाश को गिराएंगे कि इस पर पूरे पे प्रकाश आ जाए और फिर वापस अपने पास यहाँ पर जो सूक्ष्मदर्शी है ऊपर लगा हुआ उसके अंदर अपने को प्रकाश है जो मिले, ठीक है। इसको फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। अब देखो भी नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, संपोषी व्यतिकरण के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए, ठीक है। यदि अपने पास लाइट फ्रेंज बने तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए ना, दोनों रेज के बीच में, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, तो इसके इक्वल रख दो, -12 है लैम्डा है जो इधर आ जाएगा, इधर आके आप इसको एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 म्यू टी इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। और यहाँ से आप इस टी की वैल्यू निकाल सकते हो, टी की वैल्यू, टी क्या होगा ये वाली मोटाई, ठीक है। जिस जगह से ये nth जो फ्रिंज है n लगा हुआ है ना आपने 2n + 1, तो nवीं फ्रिंज जहां पर बन रही है उस जगह पर जो फनाकार फिल्म है या फिर वेज फिल्म है उसकी मोटाई, ठीक है, वो टी आ जाएगी। इसका मान निकालोगे तो आप टी का मान आएगा आपके पास 2n + 1 लैम्डा बाय 2 म्यू बटा में, और ये 2 भी इसके बटा में, तो आ जाएगा 4 म्यू अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। 4 म्यू है ये, 4 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर जहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी उस जगह पर, ठीक है। तो डार्क सर्कल के लिए क्या होगा, डार्क सर्कल के लिए ये तो सही में रहेगा 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2 बराबर किसके आ जाएगा 2n - 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर आ जाएगा 2n - 1 लैम्डा बाय 2 के, माइनस लैम्डा बाय 2 इधर आकर 1 लैम्डा बाय 2 से कट जाएगा, इक्वेशन क्या बचेगी अपने पास 2 म्यू टी इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। और यहाँ से टी का मान निकालोगे तो वो आ जाएगा n लैम्डा बटा 2 म्यू, n लैम्डा बाय 2 म्यू, n लैम्डा अपॉन में 2 म्यू। अब अपन क्या करते हैं, अपन जो ये अपने पास एक सफियर का टुकड़ा था, ठीक है, सॉलिड सफियर का टुकड़ा था और ये ग्लास प्लेट थी, ठीक है। इस सफियर के टुकड़े पर इस तरीके से टुकड़ा है, ठीक है। इस पर जो यहाँ पर एक तो जो प्रकाश किरण लाइट है इस पे इस जगह पे गिरेगी, एक यहाँ पर गिरेगी, एक यहाँ पर गिरेगी, एक यहाँ पर गिरेगी, इस तरीके से गिरती जाएगी, ठीक है। तो ये जो गिर रही होगी प्रकाश किरण, ये सारी जो पूरा एक सर्कल होएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस सर्कल
इस सर्कल के लिए जो अपने पास है सर्कमफ्रेंस आएगी, परिधि आएगी, वही परिधि एक जो जो अब आउटपुट में अपने सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे वो फ्रिंज होएगी, ठीक है। तो अब इस जो सर्कल है ना, ये जो अपने पास फ्रिंज बनी है, इसकी रेडियस अपने एज्यूम कर लेते हैं, इसकी रेडियस है, तो ये मान लो nth फ्रिंज है अपने पास, तो इसकी रेडियस है स्मॉल r n। आगे बात समझो। इस तरीके के बहुत से सर्कल होंगे, ठीक है। तो ये उससे छोटा, नीचे की तरफ जाओगे तो छोटे सर्कल छोटे होते जाएंगे, ऊपर जाओगे तो सर्कल बड़े होते जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं इसका सर्कल की रेडियस है जो rn है, ठीक है। अब ये जो सफियर है इसका एक सेंटर होगा ना, इसको अपने सी से लिखते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस गोले का, इसको यदि आप पूरा मानो इस सफियर को, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक है। अब यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप rn के इस कोने को मिला दो तो ये इसकी रेडियस होगी, जो स्फीयर है इसकी रेडियस होगी। और यदि आप इसको इस स्फीयर के सॉरी इस सर्कल के सेंटर में से होते हुए निकालो नीचे तक, तो ये भी आपके पास कैपिटल R होएगा, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, ये चीज़ अपने देख रहे हैं, ठीक है। जो आपके पास फ्रिंज बनेगी है ना, इसकी रेडियस कितनी आएगी, इस फ्रिंज की रेडियस देखो यहाँ पर ये तो टकरा के ऐसे निकल गई है, ये तो अपने जो 2D से देखा है, 3D से देखोगे तो क्या होगा, जो प्रकाश सोर्स इधर से लाइट आके इस फिल्म पे टकराकर और इस तरीके से उस जो कटोरी नुमा जो स्फीयर का पार्ट है उसके ऊपर गिर रही है, ठीक है। तो ये एक सर्कल होएगा ना, वो सारा का सारा एक जैसा बिहेव करेगा और एक ही डायरेक्शन में जाएंगे सारे, ठीक है। उसी डायरेक्शन में अपने को एक फ्रिंज दिखेगी, वो फ्रिंज ये गोला होगा, ठीक है, सॉरी ये सर्कल होगा। और यहाँ पर प्लेट रखी हुई है अपने पास, ठीक है। और यहाँ से ये जो दूरी है ये है अपने पास Tn, मतलब nth फ्रिंज जहाँ पर बन रही है उस जगह पे जो वेज है उसकी मोटाई, ठीक है। तो ये Tn होगा, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब जो सर्कल बनेगा फ्रिंज वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मोटाई भी अपने पास Tn होगी, ठीक है। पूरी रेडियस कैपिटल R है, ये Tn है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल R माइनस Tn, ठीक है। यही अपने यहाँ पर किया है। देखो भाई दोबारा बना देता हूँ मैं इस डायग्राम को। ये आपके पास स्फीयर है, ठीक है, और इसके इस पॉइंट की बात करें अपन, दूसरे इस पॉइंट की बात करें, और तीसरे इस पॉइंट की बात करें। ये R है और ये कैपिटल R है, और जबकि ये जो आपके पास है डिस्टेंस है ये है Tn, ठीक है। तो ये इतनी हो जाएगी आपके पास R माइनस Tn, ठीक है। तो ये स्मॉल rn थी ना जो इसकी रेडियस, इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो अपने पास इसको आप C लिख दो, इसको A लिख दो, इसको B लिख दो, इस पॉइंट को B लिखा, ठीक है। जो रेडियस होगी अंत फ्रिंज की वो देखो भी ए सी कितना होगा आपके पास, ए सी R माइनस Tn, ठीक है। और ये जो ए बी सी ये वाला बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है भाई आपके पास, CAB लिख रहा हूँ, ठीक है, राइट एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भी इसके अंदर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर को ऐड करेंगे जब अपने, तो हाइपोटेनस के बराबर आएगा, और जो बेस है इसका वो Rn जो अपने को फाइंड करना है उसकी स्क्वायर, जो इसका परपेंडिकुलर है 90 डिग्री वाला लाइन है, ये लंब ये वाला AC, ठीक है। AC कितना है, R माइनस Tn की होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनस के बराबर है, CB है जो, ठीक है। और इसको वैसे लिखना है तो मैं लिख देता हूँ CB की स्क्वायर बराबर AB की स्क्वायर प्लस, और ये था AC की स्क्वायर, ठीक है। अब तीनों वैल्यू पुट करने के बाद होल स्क्वायर ओपन कर दो, Rn स्क्वायर R स्क्वायर Tn स्क्वायर माइनस 2RTn बराबर R स्क्वायर, ठीक है। और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Rn स्क्वायर प्लस Tn स्क्वायर माइनस 2RTn, इतनी अपने पास वैल्यू बचेगी। यहाँ से आप Rn की स्क्वायर को अलग कर सकते हो। अब देखो भाई जो Tn है ये वाली मोटाई है फिल्म की मोटाई अपने बहुत ही कम लेते हैं, और उसकी स्क्वायर करोगे तो और ही ज़्यादा कम हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा कम है तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपके पास R स्क्वायर का मान कितना आएगा, 2RTn आ जाएगा, ठीक है। और इसका आप अनरूट करोगे तो Rn बराबर 2RTn के ऊपर रूट ऑफ 2RTn आ जाएगा। ये आ जाएगी आपके पास रेडियस किसकी, जो nth फ्रिंज होगी, nवीं फ्रिंज होगी, सेंटर से nवीं फ्रिंज, सेंटर से काउंट करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना भाई, सेंटर वाली 0 फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो nवीं जो फ्रिंज बनेगी वो आपके पास वैसे सेंटर में फ्रिंज है या नहीं है वो अलग मुद्दा है, डार्क है या फिर लाइट है, ठीक है। तो सेंटर वाली जो आपके पास एक होगी, और उसके बाद जैसे जैसे चलते जाओगे तो nवीं फ्रिंज पर आप आ जाओगे, तो nवीं फ्रिंज की त्रिज्या आपके पास रेडियस है जो ये होगी, ठीक है। अब डायमीटर कितना होगा, तो 2R को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डायमीटर आ जाएगा। तो nth फ्रिंज का डायमीटर हो जाएगा 2√2RTn, ठीक है। ये डायमीटर आ गया, व्यास आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब डार्क फ्रिंज का व्यास यदि आपको फाइंड करना है, डार्क फ्रिंज का डायमीटर फाइंड करना है आपको, तो dn बराबर 2 इंटू √2R, Tn का मान यहाँ पर डार्क वाला लिख दो, डार्क के लिए क्या आया था, ये आया भाई Tn का मान n लैम्बडा 2 म्यू, n लैम्बडा 2 म्यू, 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास dn की वैल्यू आ जाएगी जो कि
डार्क फ्रिंज के जो डायमीटर को बताती है, जो काली फ्रिंजें हैं उनके व्यास को बताएगी, ठीक है। इसके बाद जो लाइट फ्रिंज है उसका डायमीटर अपने फाइंड कर लेते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर टी एन का मान यहाँ से रखते हैं, यहाँ से मान रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। इस 2 को अंदर ले जाओ या फिर ऐसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को अंदर लेके जाओगे तो 4 हो जाएगा, और 2 को ये 4 हो जाएगा, अंदर लेके जाओगे तो 8 हो जाएगा। 8 R 2n+1 लैम्बडा बाय 4 म्यू। 4 म्यू ये वाला 4 है, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा इधर, ठीक है। ये इतना बचेगा, इसमें से 2 एक तो ये बाहर ले लो, 1 2 इसमें से कॉमन लेके बाहर ले लो, तो आपके पास डी एन की वैल्यू बचेगी 2√RN+1/2 लैम्बडा बटे म्यू। लैम्बडा बटे म्यू है भैया, ठीक है। ये आपके पास डार्क और लाइट फ्रिंज के डायमीटर आ गए हैं दोनों के, ठीक है। अब अपने बात करते हैं फ्रिंज चौड़ाई की, फ्रिंज विड्थ की, जिसे अपने बीटा से लिखते हैं, ठीक है। तो वो अपने डार्क और लाइट दोनों के लिए फाइंड कर सकते हैं। ये है आपके पास लाइट फ्रिंज के लिए, ये है डार्क के लिए। तो लाइट फ्रिंज के लिए है, उसको निकालने के लिए सेम मेथड काम में लेंगे कि आपके पास इस तरीके से बन रही है भाई फ्रिंजें हैं, तो आपके पास कुछ इस तरीके से होती है, सेंटर वाली, फिर ये लाइट आ गई, फिर ये डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, इस तरीके के जो सर्कल है वो चलते रहेंगे, ठीक है। तो अपन इसके जो एनवी फ्रिंज मान लो ये है, तो इसके रेडियस ये हो जाएगी और n+1 की रेडियस ये हो जाएगी। दोनों को आप डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास बीटा आ जाएगा, फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला काम में लेंगे, ये n ही है बीटा, ये। तो इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला काम में लोगे। Rn का मान लाइट फ्रिंज के लिए, ये डायमीटर है भी आपके पास, ठीक है। अपने को Rn लिखना है तो 2 बार वाला इसको छोड़ दो, ये वाला मान रख दो सीधा ही, ठीक है। इसके अंदर n की जगह n+1 कर दो, ठीक है। +1 करोगे तो यहाँ पे +3/2 हो जाएगा। ये कौन सा है, दीप्त, ये दीप्त डार्क का, ठीक है। उल्टा कर दिया है ना, हाँ ये मैंने गौर ही नहीं किया। लाइट का है तो लाइट के अंदर आपके पास ये आएगा, 1 कर दोगे ऐड तो n+3/2, ठीक है। R लैम्बडा म्यू √ में, और यहाँ पर +3/2 और माइनस Rn करना है तो Rn सीधा का सीधा ये है, ठीक है। ये आपके पास आएगा दीप्त के लिए लाइट फ्रिंजों का की चौड़ाई, ठीक है, और ये डार्क फ्रिंजों की चौड़ाई, ठीक है। मार्कर दूसरा, ये डार्क फ्रिंजों की चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है, बीटा। और डार्क की कैसे निकालोगे, डार्क के लिए फॉर्मूला ये वाला है, 2 हटा दो, रेडियस आ जाएगी आपके पास Rn लैम्बडा म्यू, ठीक है। तो n अकेला बचेगा, R लैम्बडा म्यू को बाहर लेके लिया आपने, और इसके लिए आ जाएगा √n+1 माइनस √n, n है ना अकेला। n+1 फ्रिंज के लिए देखोगे तो n+1, nv के लिए सीधा n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास बीटा का। ये फॉर्मूले चेक कर लेना, बुक में गलत दिए हुए हैं थोड़े से, ठीक है। 2-3 बार चेक करके फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास सारा सिस्टम है जो परावर्तित तरंगों के रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं, ठीक है। न्यूटन रिंग है जो टॉपिक आपका, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। तो आए तो भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर अपने एक ग्लास स्लैब को काम में लेते हैं और फिर एक सफियर रखते हैं और उससे अपने फिल्मों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर सेकंड टॉपिक है, ये तो परावर्तित के लिए था, सेकंड टॉपिक है पारगमित तरंगों के लिए, ठीक है। पारगमित तरंगों के लिए ट्रांसमिटेड, जो अपने को दूसरी तरफ दिखेंगी तरंगे। जो तरंगे आपको यहाँ से दिखे, जो फ्रिंज यहाँ से दिखेगी, उनके लिए ये डेरिवेशन अपने को दोबारा से सेम टू सेम करना है, ठीक है बिल्कुल सर, कुछ नहीं करना। पहले तो अपने इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरीके से फ्रिंजों का निर्माण होता है, ठीक है। फ्रिंजों का निर्माण देखने के लिए ये देखो भाई, ये आपके पास थी जो सफियर है वो था, बड़ा बना लेते हैं कुछ। यहाँ से अपने एक जो प्रकाश किरण उसको आपतित करवाया, लाइट रे को इंसिडेंट करवाया यहाँ से, I = 0 पर, यहाँ पर भी अपने I = 0 रखा, ठीक है। और ये इसका है अपने पास नॉर्मल सफियर का, सेंटर की तरफ जाता है ना इसका नॉर्मल, ठीक है। तो ये होता है इसका नॉर्मल सफियर का। जो लाइट रे है ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर होगी तो इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2 घटनाएं होगी, कौन सा, एक तो रिफ्लेक्शन होगा, एक रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट बीम है जो इस डायरेक्शन में जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है, सेम एंगल बनाते हुए। यहाँ पर इसका नॉर्मल आप यहाँ पर बना सकते हो, ये नॉर्मल है।
ऊपर फिर से दो घटनाएं होगी, एक तो पार चली जाएगी, ठीक है, एक यहाँ पर भी दो घटनाएं होगी, एक इधर ऊपर चली जाएगी, अब ये वाली ऊपर जाएगी, तो इससे अपने को ऊपर बने थे पहले वाले में, ठीक है। अब क्या होगा, एक यहाँ से इस जगह से आपके पास अपवर्तन रिफ्रैक्शन भी होगा, ये जो इधर गई है ना इससे, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन भी होगा, ये रिफ्लेक्शन हुआ, और अब एक तो ये और एक ये दोनों जब नीचे की तरफ जाएंगे, कैसे जाएगी भाई, ये इस दिशा में जा रही थी, ठीक है, रेयर से डेंस मीडियम में गई है, डेंस में गई है तो नॉर्मल के पास में आएगी, मतलब इस दिशा में जाएगी, ठीक है, और ये वाली इस दिशा में जा रही है, ठीक है, रेयर से डेंस में जाएगी तो फिर ये भी नॉर्मल के पास में आएगी, तो इस दिशा में चली जाएगी। आगे बात समझ में, सीधी सी मैं बता देता हूँ आपको, जो प्रकाश किरण से आई टकरा के इधर चली गई, फिर ऐसे निकल गई और ये कैसे निकल गई, ये जो दोनों किरणें हैं, ठीक है, ये इस तरीके से हुआ है सारा कुछ सिस्टम, ये थीटा एंगल है, ठीक है। ये जो दोनों आपके पास तरंगे हैं, ठीक है, किरणें मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों आपके पास जो तरंगे हैं, ये मिलकर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी वो अपने को इसके नीचे की तरफ दिखेगा, होगा सेम टू सेम वैसा का वैसा जैसा अपने को ऊपर दिखा था, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो नहीं होगा भाई, कौन सा, एक्स्ट्रा λ/2 वाला, कैसे नहीं होगा, ये देखो भाई, इधर आपके पास डेंस मीडियम है, ठीक है, लाइट रे निकली यहाँ से टकरा कर इधर गई, ठीक है, और इधर भी आपके पास डेंस मीडियम है, ये वाला भी, ठीक है, तो यहाँ से कितना पथांतर आ जाएगा, λ/2 का आ जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर गई लाइट रे, यहाँ से टकराएगी तो फिर से λ/2 का पथांतर आ गया, तो इसमें कितना आ गया पाथ डिफरेंस, λ आ गया, ये वाली जाएगी सीधी अपवर्तित हो गई, मतलब रिफ्रैक्ट हो गई, ट्रांसमिट हो गई ना इसमें से, तो इसमें जीरो पाथ डिफरेंस है, सॉरी λ मैंने ऐसे लिख दिया, इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है, λ, लिखो न लिखो एक ही बात है, λ पाथ डिफरेंस, ठीक है, तो इनमें एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि इफेक्ट तो पड़ता है जब हाफ में होता है ना, या 3/2 में होता, मतलब 1/2 का पूर्ण गुणज होता है, 1/2 का विषम पूर्ण गुणज होता, तो आपके पास है जो फर्क पड़ता, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन करते हैं डेरिवेशन, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, अपने को साफ करते जाना, ये λ/2 नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो आपके पास सीधा सा फॉर्मूला बनेगा इसका Tn का, Tn = nλ/2 μ, और यहाँ पर λ/2 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस करना चाहो तो कर सकते हो, माइनस छोड़ना चाहो तो माइनस छोड़ सकते हो, प्लस जब करोगे आप तो n+1, तब n = 0 से शुरू होगा, अब n = 1 से शुरू होगा, ठीक है, तो n = 1 से भी ये शुरू हो रहा है, 1 से भी ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इसका जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी Tn = 2n - 1 λ/4 μ, ठीक है। यदि देखो आप तो दोनों के दोनों इंटरचेंज हो गए हैं फॉर्मूले, ठीक है, जो जैसे पहले थे उसके जैसे ही पलट गए हैं ना, पहले ये वाला यहाँ पे था, ये वाला यहाँ पे था, अब इंटरचेंज हो गए। हाँ, ये जो कैलकुलेशन की अपने Rn की ये सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने ज्योमेट्री लगाई है सीधी, कोई दिक्कत ही नहीं है, रेडियस आ जाएगी आपके पास, कोई सी भी फ्रिंज के लिए रेडियस है, ये सीधा अपने रेडियस की वैल्यू निकालिए Tn मोटाई पर, ठीक है, Tn का फॉर्मूला ये रख दोगे तो Rn इसके लिए आ जाएगी, ये रखोगे तो इसके लिए आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर अपने डायमीटर भी यही होगा, 2 से गुणा कर दो Rn को, ठीक है, तो फ्रिंजों का जो व्यास है वो यहाँ पर अपने लाइट का करते हैं, लाइट का, ठीक है, दीप्त फ्रिंजों का व्यास, Tn का मान ये वाला यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, सेम टू सेम आ जाएगा आपके पास दीप्त फ्रिंजों का व्यास। अब ये हो जाएगा आपके पास अदीप्त का, मतलब डार्क फ्रिंजों का व्यास, Tn की जगह पर ये वाली वैल्यू रखनी है, Tn की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दो भाई, क्या आएगा, बस माइनस आएगा इधर, डार्क फ्रिंजों के लिए आ गया फॉर्मूला अपने पास, ठीक है, और ऐसा ही अपने जब इसमें n+1 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर n+½ हो जाएगा, n-½ हो जाएगा, वैसे कोई ये गलत नहीं है 2n+1 वाला, ठीक है, क्योंकि n बराबर यदि अपने 0 से शुरू कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख सकते हैं, है ना, n बराबर, अब अपने n = 1 से स्टार्ट करें तो इसमें ध्यान रखना n = 1 रखना है, वरना आप ऐसे कर लो 0 से कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सेम टू सेम काम में आ जाएंगे। बस करना क्या होगा, यहाँ पर आपको डार्क करना है, यहाँ पर लाइट करना है, डार्क फ्रिंजों के लिए ये वाला फॉर्मूला है, डार्क के लिए फाइंड करना है, ये बीटा का तो सेम ही रहता है, ठीक है, तो बीटा के लिए आप इसमें +1 और ये सेम टू सेम, और ये वाला है जो +1 सेम टू सेम, ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास इस तरीके से। और बीटा निकालने के लिए डी का मान नहीं रखते हैं, Rn लिखते हैं, ध्यान रखना भी, ठीक है, तो इस तरीके से अपन
जो पारगमित मतलब ट्रांसमिटेड या फिर अपवर्तित जो प्रकाश किरणें हैं, रिफ्रैक्टेड जो रेज है, उनके लिए अपने जो न्यूटन रिंग्स है उनके फॉर्मूले बता देते हैं कि उनकी फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी, बीटा कितना होगा, ठीक है, फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, या फिर उनका डायमीटर कितना होगा, रेडियस कितनी होगी उनकी, ठीक है। यहाँ पर अकेला टीएन का रखते जाओगे तो रेडियस आ जाएगी ना, बटा 2 कर दो, बटा 2 कर दो, ठीक है, ये बात है। अब नेक्स्ट अपने करते हैं वेवलेंथ फाइंड करते हैं, किसी भी जो लाइट है, कोई भी प्रकाश है, उसकी वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ के लिए क्या करना होगा अपने को, कोई भी एक फॉर्मूला डी का व्यास वाला उठाना होगा अपने को, ठीक है। दो तो ये फॉर्मूले, दो ही पहले थे, ठीक है। तो अपने जो पारगमित तरंगे हैं, इस वाले डेरिवेशन में जो लाइट फ्रिंज हैं, इनके लिए डी का फॉर्मूला रख लेते हैं, बाकी को कर देते हैं साफ। कैमरा चेक कर लेते हैं अपन। हाँ, तो इस एक्सपेरिमेंट से यदि अपने किसी लाइट की वेवलेंथ फाइंड करनी हो, ठीक है, हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा ये इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट है कि अपनी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकली आप लैब में भी फाइंड कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट से जो लाइट की वेवलेंथ होती है। वैसे तो अपने माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है, नेक्स्ट टॉपिक है, उससे लैब के अंदर फाइंड करते हैं जो लाइट की वेवलेंथ है वो, ठीक है, जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हो, 5000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जो भी 2000 नहीं, मतलब 4.5 से 7 के बीच में होती है, तो वो अपने इस एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर सकते हैं। करना क्या है अभी, इस एक्सपेरिमेंट में सूक्ष्मदर्शी लगा होता है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपने सूक्ष्मदर्शी में क्रॉस वायर होता है और उससे अपने डिस्टेंस थोड़ी बहुत फाइंड कर सकते हैं, जो छोटी दूरियां हैं, ठीक है, वो फाइंड कर सकते हैं। मान लो ये सेंटर वाली फ्रिंज है और इस तरीके से अपने पास बहुत सी फ्रिंजें बनी होगी, ठीक है। जो इसका व्यास है वो अपने फॉर्मूला लिखा है डी एन इक्वल टू 2 RN लेमड़ा बाई म्यू, ठीक है। इस वाले ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यदि स्क्वायर करोगे तो DN स्क्वायर इक्वल टू 4RN लेमड़ा बटे म्यू, ये आ जाएगा, ठीक है। एनवी फ्रिंज का व्यास अपने को ये मिलता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर से देख लेंगे, सेंटर पे अपने फोकस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो फ्रिंज की जो ये व्यास है, ये वाला व्यास, ठीक है, यहाँ से इसके व्यास को मेजर करेंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर से। तो 1 2 3 4 इस तरीके से अपने को बहुत सारी फ्रिंजें गिनते जाएंगे और उनको काउंट करते जाएंगे, ठीक है। मान लो आपने पी फ्रिंज आ गए, पी फ्रिंजों के बाद आप उसका व्यास देख रहे हो, ठीक है, ये आपके पास पीवी फ्रिंज है, N प्लस पीवी हो जाएगी, ठीक है। या फिर सेंटर से कर रहे हो तो पीवी हो जाएगी, या फिर सेंटर से N काउंट करके आप पीवी तक आ जाओ, कुछ भी कर लो, एक ही बात है। पी क्यों किया, 1 2 क्यों नहीं किया, पी करोगे तो जितने ज़्यादा फ्रिंजों को आगे मतलब निकालते जाओगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। मतलब इतनी दूरी में यदि 50 फ्रिंजें आप कर लेते हो तो वो 50 फ्रिंजों को आप उस दूरी को 50 से डिवाइड करोगे तो लेमड़ा को अच्छे से फाइंड कर पाओगे। 2 के लिए देखोगे तो उसमें एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। तो जब आप DN का फॉर्मूला आपके पास ये है, मान लो आपने N फ्रिंजों के लिए फाइंड कर लिया, और N प्लस पी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, 4RN प्लस पी लेमड़ा बटा म्यू, ठीक है। हाँ, जो DN और DN प्लस पी आप फिजिकली फाइंड कर पाओगे वहाँ पे, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक गया हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया हूँ, ये दूरी इतनी होगी, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो DN प्लस पी स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को माइनस कर दो, आपके पास आएगा 4R लेमड़ा पी बटा म्यू, ठीक है। यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी आपके पास, DN प्लस पी की स्क्वायर माइनस DN की स्क्वायर इंटू म्यू बटा 4RP, ठीक है। यदि आप जो सफ़ीर का टुकड़ा लिया था या फिर कांच का जो गोला है, उसकी जो बीच की ये जो वेज फिल्म बन रही है, फनाकार फिल्म है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखते हो, मतलब वायु है, ठीक है। तो म्यू का मान 1 हो जाएगा, म्यू बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। जो R है तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, DN प्लस पी की स्क्वायर माइनस DN की स्क्वायर अपॉन में 4RP, ठीक है। पी बटा में आना था क्या, हाँ बटा में आना था, मेरे को डाउट सा क्यों लग रहा है, चलो देखते हैं। तो ये R है ना,
ये आपके पास इसकी रेडियस है जो कि स्फेरोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं अपनी। ये रख दो, कितनी फ्रिंज पाई है, 5, 7, 20, 25, 50 जितनी भी है वो यहाँ पर रख दो, ठीक है। और मतलब आगे की हेड। और ये जो आपके पास डायमीटर है dn+p और dn इसका स्क्वायर करके माइनस कर देना, ठीक है। तो आपके पास लैम्डा का मान आ जाएगा। अब लैम्डा का मान वायु के लिए आ गया है, तो यहाँ पे कुछ पदार्थ भर के, ये तो हो गया एक पहला यूज़, ठीक है। और जो सेकंड यूज़ है वो देखोगे इस फॉर्मूले में मान रखो, तो वायु के लिए आप लैम्डा निकाल लो, लैम्डा का मान आ जाएगा, ठीक है। तो उस ऑपरेटर्स के लिए लैम्डा का मान आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके सरफेस पे कुछ लिक्विड डाल के और उसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हो, अपवर्तनांक फाइंड कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो म्यू का मान उससे चेंज हो जाएगा, लिक्विड यहाँ पर लिक्विड डाल दो, उसके ऊपर इसको कटोरी करोगे तो वो सरफेस टेंशन के कारण वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट करो, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से चाहो तो लैम्डा का मान सीधे रख दो, वरना इस इक्वेशन का और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, ये वाली dnp माइनस dn बराबर फ्रिंज है, आगे कर लेना बस, ठीक है। 4r लैम्डा सेम रहेगा p/μ1, ठीक है। और यहाँ पर वायु होगी, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास μ1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से।